हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आज जो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटी का भाग एक, भारतीय संविधान का भाग एक, संघ एवं राज्य क्षेत्र को शुरू करते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र ये भाग 1 है संविधान का, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या बात करता है? चूंकि संघ एवं राज्य क्षेत्र प्रथम भाग है तो अनुच्छेद 1 से 4 भी उसी से संबंधित है। संघ अनुच्छेद 1 बात करता है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। और इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है, परंतु अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में यूनियन नहीं बल्कि फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर भारतीय संविधान में यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है, फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं? तो यहाँ पे इसका उत्तर यह है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और राज्य जो है वो इंटीग्रेटेड रूप से भारत का हिस्सा है, एकीकृत रूप से, अखंड रूप से भारत का हिस्सा है। उनके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि वो भारत में के संघ, भारतीय जो संघ है उससे अलग हो सकते हैं। अर्थात भारत में शामिल राज्य किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है, जिसके अनुसार यदि वो समझौते सही नहीं रहते तो इसके आधार पे वो अलग हो जाएंगे। जबकि अमेरिका का अगर देखा जाए तो अमेरिका लगभग 50 देशों से मिलकर बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 देशों का संघ है, लेकिन वो जो सभी देश संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है वो सभी एक समझौते के परिणाम के तहत ही उसका हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि वो जब चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ से अलग हो सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अखंडता को दर्शाता है कि भारत में शामिल सभी राज्य अखंड हैं, एक है, वो कभी अलग नहीं हो सकते। हालांकि और राज्यों को शामिल किया जा सकता है, कई राज्यों को जोड़कर नए राज्य बनाए जा सकते हैं, राज्यों की सीमा बदली जा सकती है, राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं, परंतु राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल है, ना कि फेडरेशन शब्द का। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो भारतीय संविधान में भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद 1 यही बात वर्णित करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और संघ के लिए यूनियन का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि फेडरेशन शब्द का। तो इसे नोट कीजिए। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट। और यूनियन एंड फेडरेशन शब्द में डिफ्रेंशिएट किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। उन्होंने ही इस बात को समझाया था कि हमने फेडरेशन की जगह पे यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है अपने भारतीय संविधान में। तो उसके बाद आते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है, अर्थात कि भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश दिया जा सकता है। और इसी का एक उदाहरण मैं सिक्किम का देती हूँ। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के तहत सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। सहायक राज्य का अर्थ है कि वो अभी पूर्ण रूप से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा उसे प्राप्त नहीं था। तो सिक्किम को भारत के अंदर शामिल करने के लिए सबसे पहले उसे सहायक राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद अगला संविधान संशोधन किया गया 36वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये कार्य वर्ष 1975 में किया गया था। तो यदि क्वेश्चन आता है कि सिक्किम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में और किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 36वें के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो अनुच्छेद 2 नए राज्य के प्रवेश की बात करता है।
नए राज्यों का प्रवेश। और इसके तहत 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम सहायक राज्य बना एवं 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 इस बात को कहता है कि यदि किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना हो, क्षेत्रफल में बदलाव करना हो, या फिर दो राज्यों को जोड़कर नया राज्य बनाना हो, या फिर दो या दो से अधिक राज्य को जोड़कर नया राज्य बनाना हो, या फिर राज्य में से अलग करके एक नया राज्य बनाना हो, तो ये सब कार्य भी किए जा सकते हैं, बशर्ते ये सब कार्य करने के लिए जिस राज्य के संदर्भ में सुधार किया जा रहा है उसी राज्य का कंसेंट, सहमति आवश्यक है। तो अनुच्छेद 3 इसकी बात करता है। राज्यों का नाम, सीमा बदलने, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाने अथवा राज्यों से अलग करके नया राज्य बनाने। नया राज्य बनाने की बात करता है। तो अनुच्छेद 3 इस बात को वर्णित करता है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 4 पर। भाग 1 का अनुच्छेद 4 ये कहता है कि यदि 2 और 3 अनुच्छेद में निहित बातों को लागू करना है, उसे व्यवहार में लाना है, तो इसके लिए किसी भी तरह की संविधान संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जबकि संविधान में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में मिलता है। तो 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है, लेकिन यदि अनुच्छेद 2 और 3 में शामिल बातों को लागू करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन वाले प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। संसद साधारण बहुमत से भी इसको पारित कर सकती है। संसद साधारण बहुमत के तौर पर इसे लागू कर सकती है। तो इस तरह से साधारण बहुमत का अर्थ होता है कि जितने भी सदन में उपस्थित लोग हैं उनका सिर्फ आधा मत ही चाहिए होता है। और जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया यदि अपनाई जाती है तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत का अर्थ होता है सदन में उपस्थित लोगों का साधारण बहुमत, मतलब सदन की संख्या का साधारण बहुमत, कि यदि सदन में जितने भी संख्या है उसका आधा तो उपस्थित होना ही चाहिए। और मतदान करने के दौरान जितने भी लोग उपस्थित हैं उनका 3 हिस्से में से 2 हिस्सा उसके पक्ष में मतदान होना चाहिए, तभी वो बिल पास होता है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। जबकि 2 और 3 में निहित बातों को लागू करने के लिए संसद साधारण बहुमत से ही सब पारित कर सकती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 4 इस बात को वर्णित करता है। अनुच्छेद 4 कहता है आर्टिकल 2 व 3 में कही गई बातों को लागू करने के लिए आर्टिकल 368 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता
नहीं है, अपितु संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। तो इस तरह से ये भाग 1 के चारों अनुच्छेद है जो कि समझ में आए होंगे आपको। एक बार रिपीट कर लेते हैं इन्हें। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि यदि नए राज्यों का अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम सीमा बदलने, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाने, एक राज्य में से और राज्य बनाने, इन सब आदि की बात करता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि 2 और 3 में कही गई बातों को लागू करने के लिए किसी भी तरह के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसद साधारण बहुमत के तौर पर भी इसे पारित कर सकती है। तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब भाग 1 के अंतर्गत ही हम राज्य पुनर्गठन आयोग को देखेंगे, उसे समझेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे किस तरह से क्या था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी शुरुआत 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो भारतीय नेता थे उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत की आज़ादी के पश्चात भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। तो इस तरह से 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस बात का फैसला लिया जा चुका था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और अब यही बात उठने लगी कि अब भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा। लेकिन भारत आज़ाद तो हुआ था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भी थी, एक बहुत बड़े दुख के साथ भी भारत आज़ाद हुआ था, जो कि था विभाजन। विभाजन ने कई लोगों की जान ली थी। धर्म के आधार पर देश पहले ही बढ़ चुका था। तो जब धर्म के आधार पर देश बढ़ चुका था और इतना ज़्यादा हिंसा हो चुकी थी, तो जो भारतीय नेता थे उन्हें अपने पूर्व में लिए गए फैसले पर शक होने लगा कि धर्म के आधार पे तो देश ऑलरेडी बढ़ चुका है और यदि हम भाषा के आधार पे राज्य बना दें तो कहीं देश भाषाई आधार पर ना बढ़ जाए और आगे चलकर फिर पाकिस्तान के मांग जैसी समस्या पैदा ना हो जाए, हर राज्य अपने लिए अलग मांग ना करने लगे, अलग देश की मांग ना करने लगे। तो इस निर्णय को शक की निगाह से देखा जाने लगा। तो इसी निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए सन 1946 में एक आयोग बनाया गया, जो कि श्रीधर की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसे धर आयोग का नाम दिया गया। 1946 में आयोग बनाया गया श्रीधर की अध्यक्षता में, इसलिए इसका नाम था धर आयोग। इस आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, दिसंबर 1948 में, और अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो दिसंबर 1948 में रिपोर्ट और कहा कि भाषा के आधार पे राज्य नहीं होना चाहिए। अब धर आयोग की ही सिफारिशों पर दोबारा से विचार करने के लिए फिर से एक कमेटी बनाई गई, जो कि सन 1948 में ही बनाई गई थी, और इस समिति का नाम था जेबीपी समिति। जेबीपी समिति, इसका नाम जेबीपी समिति इसलिए था क्योंकि ये 3 सदस्यों की समिति थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस समिति ने भी धर आयोग की ही सिफारिशों को सही माना कि धर आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। लेकिन चूंकि लोगों से पहले वादा किया जा चुका था कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया जाएगा, इसलिए लोग इस बात
का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा, परंतु अब ये संभव होता नहीं दिख रहा था, क्योंकि सिफारिशों के अकॉर्डिंग भारत में भाषा के आधार पर यदि राज्य बनाया जाता तो भारत फिर से बंटने की स्थिति में हो सकता था। लेकिन चूंकि लोग वेट कर रहे थे, इसलिए जब ये निर्णय लिया गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जाएगा, तो सन 1950 में तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया भाषा के आधार पर राज्य बनाने का। तो 1950 में तेलुगु भाषी लोगों का आंदोलन, और इसके नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु इसके नेता थे। 56 दिनों की भूख हड़ताल की इन्होंने, और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इनके जो सभी सहयोगी थे वो विद्रोह पे उतर आए, सड़कों पर उतर आए, और विरोध होने लगा। तो मजबूर होकर सरकार को एक पहला भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना पड़ा। तो इस प्रकार से भारत में भाषा के आधार पर निर्माण होने वाला प्रथम राज्य तेलुगु भाषी राज्य था, जो कि था आंध्र प्रदेश। तो 1953 में इस राज्य का निर्माण हुआ भाषाई आधार पर। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, जो कि तेलुगु भाषी प्रांत था। प्रथम भाषाई प्रांत था। चूंकि अब एक राज्य का निर्माण भाषा के आधार पे हो चुका था, तो अब अन्य भाषा के भी लोग ये मांग करने लगे थे कि उनका भी भाषा के आधार पे राज्य बनाया जाए। इसलिए फिर एक आयोग बनाया गया 1953 में ही, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और अपनी रिपोर्ट में इसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन की बात कही। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना तो 1955 में इसने रिपोर्ट सौंपी, और ये जो आयोग था ये फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, और इसके अन्य सदस्य के.एम. पणिकर, एवं एच.एन. कुंजरू, ये इसके अन्य सदस्य थे। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में कहा कि भारत में अभी वर्तमान में सब चीजों को देखते हुए भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों का निर्माण होना चाहिए और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की बात कही। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है। तो इस तरह से अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्तमान 14 राज्य के बाद वर्तमान में 28 राज्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 14 राज्यों का निर्माण करने के बाद भी राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी है, वर्तमान में भी जारी है, और कोई ऐसा कथन नहीं है कि इतने ही राज्य देश के अंदर बनाए जाएंगे। तो वर्तमान में भी राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। तो अब हम राज्य के निर्माण को देखते हैं कि 14 राज्य बनने के बाद आगे राज्य कैसे बढ़े, कैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं। लेकिन इससे पहले 1955 में रिपोर्ट सौंपी और 1956 में एक अधिनियम पारित हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किए गए। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। उसके बाद हम राज्यों के निर्माण का सिलसिला देखेंगे कि किस तरह से राज्य निर्मित हुए।
राज्यों का निर्माण किस किस सन में हुआ, इसके लिए आप एक ट्रिक के थ्रू इसे याद रख सकते हैं। ये ट्रिक मैं यहाँ पे लिखती हूँ, उसके बाद फिर हम राज्यों के निर्माण को डिस्कस करते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप राज्यों के निर्माण को याद रख सकते हैं सिलसिलेवार, कि कब कौन सा राज्य निर्मित हुआ। आम गुनाह है मैम तुस्सी गाओ, और मौज लो छाता उठाओ झरने तले जाओ। तो आ से प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आ से आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला प्रथम राज्य था। मां से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, और गुजरात राज्य महाराष्ट्र से ही अलग होके निर्मित हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी और गुजराती दोनों भाषाओं के लोग रहते थे, इसलिए अलग कर दिया गया। गुजराती लोगों के लिए गुजरात राज्य का निर्माण किया गया और मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र था। तो 1960 में गुजरात का निर्माण हुआ। इसके बाद गुजरात के निर्माण के बाद गु से गुजरात, ना से नागालैंड। नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य है और इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 1962 में भारत चीन जब युद्ध हुआ तो उस समय भारत की हार हुई थी, चीन जीत गया था। और लेकिन भारत को अपनी कमजोरियों का पता चल चुका था, क्योंकि अधिकतर घुसपैठ चीनियों की पूर्वोत्तर क्षेत्रों से ही हुई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र काफी कमजोर था, इसलिए उसे मजबूत बनाने के लिए नागालैंड को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ना से नागालैंड, हा से हिमाचल प्रदेश, हा से हरियाणा। नागालैंड के बाद हरियाणा बना 1966 में। पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ 1966 में। उसके बाद है से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश निर्मित हुआ, यह 1971 में निर्मित हुआ था। इसके अलावा 1971 में हिमाचल प्रदेश निर्मित हुआ। उसके बाद मैं से मेघालय, इससे पहले मणिपुर आया था, तो मणिपुर, मेघालय, मैं से मेघालय, और ता से त्रिपुरा। इन तीनों ही राज्यों का निर्माण सन 1972 में हुआ। उसके बाद सा से सिक्किम का निर्माण 1975 में हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हमने कि 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 1975 में एक पूर्ण राज्य ये बना। इसके बाद 1975 के बाद 1987 में गोवा, गा से गोवा, ओ से अरुणाचल प्रदेश, और इसके अलावा और मौज से मिजोरम, तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन तीनों ही राज्य का निर्माण 1987 में हुआ था। उसके बाद मिजोरम के निर्मित होने के बाद छा से छत्तीसगढ़, छाता से छत्तीसगढ़,
ऊ से उठाव से उत्तराखंड, और झरने से झारखंड। इन तीनों ही राज्य का निर्माण सन 2000 में किया गया और 2000 में ये तीनों ही राज्य अलग हुए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और इस तरह से ये तीनों ही राज्य अलग होकर बने। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को निर्मित हुआ था, 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को निर्मित हुआ। झारखंड 15 नवंबर 2000 को निर्मित हुआ। उड़ीसा से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। उसके बाद अंतिम जो राज्य वर्तमान बना वो अंतिम नहीं कहेंगे, वर्तमान में भी निर्माण की प्रक्रिया राज्यों की जारी है, इसलिए जो अभी लास्ट राज्य जो बना है वो तेलंगाना बना था 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ और 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और साथ ही लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का ही दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से ये पूरा ट्रिक के अकॉर्डिंग राज्य है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, पहला भाषाई आधार पे जो राज्य निर्मित हुआ वो आंध्र प्रदेश। तेलंगाना 2 जून को निर्मित हुआ और उत्तराखंड 9 नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है उसका असली स्वरूप कब आया, तो 9 नवंबर को उसका असली स्वरूप आया था जब उत्तराखंड उससे अलग हो गया था। तो इस तरह से आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आप आगे संघ शासित राज्यों को देख लेते हैं हम, कौन सा केंद्र शासित राज्य अथवा संघ शासित राज्य निर्मित कब हुआ। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी को हम देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 1956 में ही निर्मित हुआ था जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसके बाद दिल्ली भी 1956 में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसे दिया गया था, दिल्ली को भी। लक्षद्वीप को भी लक्षद्वीप को भी 1956 में ही दिया गया। उसके बाद दादरा व नगर हवेली इसे 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दमन और दीव को 1962 में दिया गया। लेकिन वर्तमान में ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इनको मर्ज कर दिया गया है और अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसलिए क्योंकि अब ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। दोनों दादरा नगर हवेली दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आता है पुडुचेरी भी 1962 में। पुडुचेरी 1962 में। चंडीगढ़ पुडुचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में। छठा, 7वां जम्मू कश्मीर, 8वां लद्दाख। ये दोनों ही 2019 में
इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से 1, 2, 3 ये तीनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप, इन तीनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के दौरान ही दे दिया गया था। दादरा नगर हवेली 1961 में उसे दर्जा दिया गया, दमन दीव को 1962 में, लेकिन अब ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। और फिर पुडुचेरी भी 1962 में ही बना, चंडीगढ़ 1966 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये पहले एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसे राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक डिस्कस किया। इसके आगे हम नागरिकता को स्टार्ट कर देंगे, भाग 2, जो कि 5 से 11 है। नागरिकता अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।